नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लास जेटेट की तैयारी कर रहे लोगों के लिए है, क्योंकि आज के क्लास में आपको पिछला जो जेटेट हुआ था 2016 में, उसके गणित के जो सवाल जेटेट की परीक्षा में पूछे गए थे, उन सवालों के जवाब आज लेकर आए हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से यह पता चल जाएगा कि 2016 में गणित के किस किस टॉपिक से सवाल आए थे और उसके लेवल क्या थे। हालांकि इस बार जो पैटर्न बताया जा रहा है उसके अनुसार इसके लेवल बढ़ाए जा सकते हैं, फिर भी आपको इसे ध्यान में रखकर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आज के जेटेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2016 में हुई थी, उसके गणित के सवाल आज हम लोग देखेंगे और सभी प्रश्न का व्याख्या सहित आपको बताया जाएगा, यानी कि उसके जो जवाब होंगे आपको हल करके बताया जाएगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और इसी तरह से झारखंड टेट की तैयारी से जुड़े और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत प्रकार के ईवीएस से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड कुछ न कुछ आपको इस पर स्टडी मटेरियल हमेशा दिया जाएगा और वीडियो के माध्यम से भी समझाया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल जो जेटेट की परीक्षा 2016 में जो आया था, आज का ही पहला सवाल कह रहा है कि 73, 86, 038 यानी ये जो संख्या आपको दिख रही है, ये विभाज्य है तो किसके द्वारा? 3 के द्वारा है, 4 के द्वारा, 9 के द्वारा या 11 के द्वारा। तो आपको इसके लिए एक बात ध्यान में रखनी है कि विभाज्यता का नियम, ये आपको कक्षा 8 में, कक्षा 6 में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ये कक्षा 6 का है, उसमें विभाज्यता का नियम बताया गया है। यदि JSCRT की जो गणित की पुस्तक है, कक्षा 6 में आप देखिएगा तो विभाज्यता का नियम बताया गया, उसी से इस क्वेश्चन को इसमें दिया गया। तो हम लोग जो ऑप्शन दिया गया उसी में से चेक करेंगे कि यह किससे विभाज्य है। सबसे पहले 3 से विभाज्यता का नियम में देखते हैं कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। यदि हम अंकों का योग यहाँ करेंगे तो देखिए क्या होता है अंकों का योग। तो 7, 7 और 3 10 और 8 18, 6 24, 24 3 27, 27 और 8 35। अंकों का योग 35 हो रहा है, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब कि हमारा आंसर आपका ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। 4 से विभाजित तभी हो सकता है जब अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो। तो 4 से आपका ये विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा। 9 से विभाजित तभी होगी जब अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो अंकों का योग तो 35 आया था, तो 9 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब यह भी आंसर नहीं होगा। तो बच जाता है ऑप्शन नंबर 11। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 11। इसको आप देख लीजिए कि 11 से विभाजित है या नहीं। 11 से विभाजित का नियम कहता है कि प्रत्येक जो अंक है पहले अंक से शुरू करेंगे, जैसे कि 7 से, बाईं से आपको शुरू करना है 7 से, और एक अंक छोड़ करके जोड़ते चलना है। जैसे कि 7 से शुरू करेंगे तो आ जाएगा 8, 7 और 8 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही होगा, फिर लास्ट में 8 जोड़ेंगे। इस प्रकार मिल जाएगा आपको 23। और छोड़ दिए थे उस संख्या को लेंगे तो 3 से लेंगे, 3 को जोड़ेंगे 6 में तो 9, 9 और 3 12, तो इसमें ले लेंगे 12। और इन दोनों को आपस में क्या करना है? घटा देना है। तो 3 में 2 आएगा 1 और 2 में 1 घटाएंगे तो आएगा 1, 11 आता है। तो कभी भी इस तरह से दोनों संख्याओं का जो आपने लिया है, ये अंतर आपको 11 प्राप्त हो या तो 11 के मल्टीपल में ही, मतलब कि 11 के गुणज में प्राप्त हो या फिर 0 प्राप्त हो, तब वह 11 से विभाजित होती है। इसका मतलब यहाँ 11 प्राप्त हुआ तो यह 11 से विभाजित है, ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका सही जवाब 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, तब दो संख्या के लिए आप क्या करेंगे? कॉलम बना लेंगे। ये हो गया दो संख्या का कॉलम। एक संख्या कह रहा है कि 5/6 है, तो एक को आपने मान दिया कि ये क्या है? 5/6, और दूसरा को आपने माना x। अब बराबर में कह रहा है कितना है? दोनों का गुणनफल कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, तो इसको ले लेंगे 5/4। अब देखिए, जब x का मान आपको निकालना है तो गुना के संबंध में जो होता है दाईं पक्ष में रिवर्स हो जाता है, नहीं कि उल्टा गुना। तो 5/4 गुना हो जाएगा, जो 5/6 है दाईं पक्ष ले जाएंगे तो 6 बटे क्या होगा? 5। जब इसको काटेंगे तो ये 5 और 5 कट जाएगा,
6 और 4 आपका किससे कटेगा? 2 से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो आपका बच जाता है ऊपर में 3, नीचे में 2। तो फाइनल क्या बच जाता है? 3/2। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। देखिए 3/2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, करा इनमें से कौन एक 3D आकृति नहीं है? तो ए में है पर्वत, बी रोटी, सी कमरा, डी पतंग। तो देखिए 3D का मतलब होता है कि 3 डायमेंशन, जिसमें यानी कि 3 विमाएँ हों। तो पर्वत आपका कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप इसमें देख सकते हैं। कमरा में भी क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। रोटी, रोटी बहुत सारी यदि रखी रहे तो यह क्या ले लेती है? रूप, ऊंचाई ले लेती है। लेकिन पतंग, पतंग आपका क्या है? 2D आकृति है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पतंग। ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको अभी ज्यामिति का बेसिक बता रहे हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ यदि आपने क्लास को देख लिया, देखिए ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि एल तथा एम रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए एक रेखा है आपका एल, दूसरा है एम, ये दोनों बिंदु यहाँ ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसमें कुछ कोण बन रहे हैं। एक्स का मान जो कह रहा है कि 45 डिग्री, यानी कि ये कोण आपका कितना है? 45 डिग्री का है। तो आपको वाई, जेड और यू, ये 3 कोण हैं, इसके मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए हमें ज्ञात करना है वाई, जेड और यू का मान। तो चूंकि एक्स का मान कितना दे रखा है? 45 डिग्री। तो आपको पता है कि कोई एक सीधी रेखा यदि जाती है तो उसके एक तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हुआ कि x और 45 मिलकर 180 होगा। तो 180 में यदि हम 45 को घटा दें तो कितना बच जाएगा? ये 135 बच जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। और बताए थे कि जब दो रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा दोनों प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु यहाँ O पर, तो इसके सामने की भुजा, सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यदि ये 135 है तो इधर भी क्या हो जाएगा? 135। और आपको पता होगा कि x के सामने इधर शीर्षाभिमुख कोण z हो रहा है। तो यदि x 45 है तो z का मान भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो आपको पूछा y, z और u का। तो y का 135, z का 45, u का 135। तो 145, 135, 45 और फिर 135, ये जिस ऑप्शन में होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है 135, 45 और 135, इसलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा। ये आपका ज्यामिति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो ज्यामिति से भी 2 या 3 प्रश्न आते हैं, इसलिए ज्यामिति को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC की BC तथा AC भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई क्या होगी? इसके लिए आपको एक फिगर बनाना है। देखिए कह रहा है ABC, एक हम बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम B, इसका नाम C। AC की लंबाई क्रमशः 3 है, यानी कि BC तथा AC की लंबाई 3 और 4 है। तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इसका मतलब कि आपका इस तरह से बनेगा BC और AC की लंबाई। तो BC आपको देना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हमने दिया, यहाँ दिया 4 और एक दिया 3। नाम हम लोग देंगे BC और AC। तो ये हो गया आपका BC और यहाँ हो गया A। देखिए इस जगह पर क्या हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। देखिए यहाँ स्पेस कम है, आपको एक अलग से वाइट पेज पर ले जाते हैं और समझाते हैं। क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा था कि ABC एक त्रिभुज है, तो हम लोग ले लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक भुजा आपका 4 है, दूसरा कितना है? 3 है। तो बोल रहा था कि BC, तो देखिए ये हो गया B, ये हो गया C, BC 4 हो गया और ऊपर का मान हो गया A। तो देखिएगा AC 3 है, BC 4 है। तो आपको कर्ण निकालना था। कर्ण क्या हो जाएगा आपका? ये भुजा हो जाएगा, यानी कि ये आपको निकालना है। तो आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालने के लिए क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट के अंदर में हम लेंगे
लंब स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, आधार स्क्वायर 4 का 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 25। 25 का मान क्या होता है 5। ये आपका तो बेसिक तरीके से, लेकिन यदि आप पढ़ेंगे एक ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट मतलब एक त्रिक जिसको बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। उसमें 3, 4, 5 बेसिक त्रिक है, और इसी के मल्टीपल में और भी आपका त्रिक तैयार होंगे, जैसे कि 3 का दुगुना 6, तो इससे एक त्रिक क्या बन जाएगा 6, 4 से बन जाएगा 8, और इधर 5 प्राप्त हुआ तो बन जाएगा 10। तो एक त्रिक बन जाएगा 6, 8 और 10। इन तीनों में से कोई एक भी दिया हो तो आप, दो दिया हो तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे दे देगा कि 10 और 8, तो देख रहे हैं कि 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10 हो रहा है। इसका मतलब तीसरा जो बचेगा यानी कि 3 का दुगुना 6 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। 5 आया आंसर, तो देखिए ऑप्शन में दिया होगा कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए ये आपका है 4 या 5 क्लास में, जो झारखंड का JCERT बुक है उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इस टाइप से। तो सभी क्लास से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको तीसरा से लेकर के 8वीं 9वीं लेवल तक की जो मैथ है उसको आपको हल करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए इसमें कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। और सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 9, 9 और यहाँ 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1099। तो सही ऑप्शन ए है 1099। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। देखिए ये भी आपका कक्षा 8 का गणित से लिया गया है। कह रहा है सभी आकृतियों के छायांकित भागों का योगफल निकालिए। जो भी आकृति में आपके छायांकित भाग दिख रहे हैं उसका योगफल आपको निकालना है। देख रहे हैं कि इसमें ये आपका पूर्ण भाग है, एक तो इसमें हो गया पूरा, और इसमें देख रहे हैं कि आधा है, ये हो गया आपका 1/2। आधा को क्या बोलते हैं 1/2। यह भी आपका है 1/2, और इसमें भी क्या आपका आधा है यानी कि 1/2। और इस आकृति में देख रहे हैं तो ये और ये दोनों मिलाकर क्या इसमें भी आधा बना रहा है, यह भी क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिए कि 1/2 कितनी बार आया, इसमें देख रहे हैं कि आधा कितने बार है 4 बार। तो 4 बार यदि आधा लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 बनेगा, और एक आपका संपूर्ण था तो 2 और 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि यदि a/b बराबर 1/2, तो आपको a+b/a-b इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ही मान आपको रखना है। ए के सामने दिख रहा होगा 1, और बी के सामने दिख रहा है 2। ए के स्थान पर 1 रखेंगे, अब बी के स्थान पर 2 रखेंगे। a+b इसका मतलब हुआ कि 1+2/a-b यानी कि 1-2। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 1 में -2 करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो 1 से यदि 3 को भाग भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और जो माइनस नीचे होता है चला जाता है ऊपर, तो इसका मतलब कि -3 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपये में खरीदता है, 11 अमरूद खरीद रहा है 1 रुपये में, तथा 100 अमरूद 11 में बेचता है। 100 अमरूद को बेच रहा है 11 रुपये में, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसका बहुत ही आसान सा हल है। या तो आप अमरूद को बराबर कर दीजिए, या फिर रुपया को बराबर कर दीजिए। तो जो आपको आसान लगे बराबर करने में वही करिए। तो देखिए रुपया है यहाँ 11, और वहाँ है 1 रुपया। तो यदि आप इसमें देखिए, इसमें आप यदि आप गुना कर दें 11 का, तो इधर भी गुना करना पड़ेगा 11 का, तो इधर रुपये में तो 11 बन जाएगा, और अमरूद में क्या हो जाएगा 11 और 11 गुना होगा तो बराबर में क्या बन जाएगा आपका 121। तो देख रहे हैं कि यहाँ ये रुपये 11 11 बराबर हो गया। अब अमरूद में क्या है यहाँ 100 अमरूद, यहाँ 121 अमरूद। तो अमरूद के हिसाब से कितना 21 फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब 21% क्या हो रहा है लाभ, क्योंकि वह 11 रुपये में 121 अमरूद खरीदता था, और 11 रुपये में 100 अमरूद ही बेच रहा है, तो रुपया तो उतना ही लगा, 21 अमरूद का उसको फ़ायदा हुआ। एक तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा कर सकते हैं कि आप अमरूद को ही बराबर कर दीजिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं 100 अमरूद है तो इसमें आप गुना कर दीजिए, दोनों में रिवर्स गुना करिए। 100 है तो इसमें गुना करिए 11, और ऊपर 11 है तो इसमें गुना करिए 100। तब क्या बन जाएगा 11 को 100 से गुना करेंगे तो आपका ऊपर 1100 हो जाएगा, और यहाँ भी 11 को 100 से करेंगे तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 1100। जब ऊपर आपने 100 गुना किया तो यहाँ भी आपको क्या करना है 100 का गुना करना है। तो 1 रुपये में 100 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 100, और यहाँ 11 है, 11 में आप गुना करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ इस 100 को गुना किया है 11 से, तो इस 11 को भी गुना करना पड़ेगा 11 से, तब बन जाता है 121।
देख पा रहे हैं यहाँ 100 है और यहाँ क्या है 121, यहाँ 121 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो 100 से यहाँ 121 हो गया, मतलब 21 रुपये इसको ज़्यादा मिला, तो 21% क्या हो गया, लाभ हो गया। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 21% लाभ। ये 2 तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहा जा रहा है कि चित्र में कौन AOC तथा BOC एक रैखिक युग्म बनाता है। देखिए यहाँ पर ये रेखा है, उधर से ये रेखा है, तो यहाँ बीच में क्या है O, इधर आपका है A, इधर है B और ऊपर क्या है C। कह रहा है AOC ये वाला कौन, BOC इधर वाला कौन, दोनों रैखिक युग्म बनाता है। अब बोल रहा है x का मान निकालिए और उसमें से इधर आपका दे दिया है यहाँ x और AOC का जो मान है यहाँ ये आपका दे दिया है 140। तब बताना आपको कि x का मान क्या होगा। तो देखिए रैखिक युग्म में क्या बताए थे कि एक तरफ बने हुए कोणों का योग 180 होता है। यदि यह 140 है तो 180 में इस 140 को घटाएंगे तो इसका मान कितना बच जाएगा, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में क्या है 40, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि गणित विज्ञान है, तो किस चीज़ का विज्ञान गणित को कहा जाता है, तो अंतरिक्ष का विज्ञान, संख्याओं का विज्ञान, कि गणना का विज्ञान, कि इनमें सभी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जो गणित का संबंध अंतरिक्ष से भी है, वहाँ भी बहुत सारी गणित की क्रियाओं द्वारा अंतरिक्ष का ज्ञान लिया जाता है। संख्याओं का गणित से संबंध तो है ही, साथ ही गणित में क्या गणना का भी महत्व है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 12। कर जानवरों के एक झुंड में 530 मांसाहारी हैं तथा 3590 के आधा शाकाहारी हैं और 95950 मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों हैं। सभी प्रकार के जानवरों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। इसमें देखिए मांसाहारी कितने हैं, तो 530 और 3590 के आधा शाकाहारी, तो आधा करते हैं तो होता है 1795 और मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों कितने हैं 95,950। जब ये तीनों को ऐड करेंगे तो 98,275 प्राप्त होता है, जो कि आपका इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कर चित्र में ओपी, देखिए ओपी कहाँ, इधर गया ओपी, कौन BOC को, तो BOC यानी कि इस कौन को, ओ क्यू इधर गया, कौन AOC को, AOC को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है। तो कौन POQ का मान क्या होगा, तो POQ देखिए कहाँ है, तो आपका हो जाएगा POQ, ये आपका मान निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 100 देखना है। इस सभी आपस में क्या कौन बराबर है, यानी कि 180 को आप 4 हिस्से में बांटिए, 1 2 3 4, 180 का आधा हो जाएगा 90 और 90 का आधा 45, इसलिए इसका सही जवाब 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री देखते हैं कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर, अच्छा 45 नहीं होगा क्योंकि आपको POQ पूछ रहा है, तो POQ कहाँ पर, देखिए POQ, ये 45 से 45 मिल जाएंगे, यानी दोनों मिला के 90 बनाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रदत्त संख्याओं के समूचे को बहुलक ज्ञात करना है। ये जो संख्या का समूह दिया गया इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसी को हम लोग चेक करेंगे कि कौन सी कितनी बार आई हुई है। 3 देखते हैं कि 3 कितनी बार आई है, मात्र 1 बार। 4, 4 आपका है 2 बार, देखिए 4 एक बार यहाँ और दूसरा यहाँ। 3 एक बार था यहाँ, उसके बाद 2, तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार। और 5, 5 आपका एक बार भी नहीं आया है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सबसे अधिक बार कौन आया, वही बहुलक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी, जो कि 4 बार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में कौन सा सही है, तो देखिए करें 100 की 1000 है, यानी 1000 की परवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 1000 है। अब देखिए 1000 की परवर्ती क्या होगी, तो 1000 एक होगी, मतलब परवर्ती में एक बढ़ा देना, तो 1000 एक हो जाएगी। अब फिर इसकी पूर्ववर्ती बोल रहा है, जब इसकी पूर्ववर्ती लेंगे फिर एक कम करना पड़ेगा, पूर्ववर्ती में एक कम करते हैं और परवर्ती में एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ कह रहा था कि 1000 का परवर्ती संख्या, तो एक जोड़ देंगे तो 1000 एक हो गया, और इसकी फिर पूर्ववर्ती कह रहा है तो पूर्ववर्ती में फिर एक घटाएंगे, तो 1001 में एक घटाएंगे तो फिर से वापस आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1000। तो बोल रहा है इस तरह से ये कथन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। बाकी के कथन को भी यदि देखें, कह रहा है कि 1000 की पूर्ववर्ती
तो 1000 की पूर्ववर्ती 999 और फिर बोल रहा है इसका पूर्ववर्ती 999 है, तो इसका पूर्ववर्ती तो 998 हो जाएगा, इसलिए गलत है। सी में कह रहा है 1000 की पूर्ववर्ती की परवर्ती, 1000 की पूर्ववर्ती 999, फिर इसका परवर्ती तो एक जोड़ देंगे तो 1000, लेकिन ये कह रहा है 1001 है, इसलिए गलत है। फिर डी में कह रहा है कि 1000 की पूर्ववर्ती तो 999 की परवर्ती संख्या, परवर्ती इसका निकालेंगे तो एक फिर बढ़ जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा, लेकिन यह कह रहा है 1002 है, इसलिए तीनों आपके क्या हैं, गलत है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो इस तरह से आपका ये आज 15 प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही, 15 क्वेश्चन तक ही रखेंगे। बाकी का जो 15 प्रश्न है अगले पार्ट में करवाएंगे। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।